हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। हमारी कंटिन्यू में सीरीज चल रही है 12th क्लास की सेकंड टर्म का 4th चैप्टर वेक्टर्स है, जो आपके सिलेबस में है। बहुत सारे चैप्टर डिड्यूस हो गए हैं पहले वाले से, तो प्लीज़ उनको देख लेना। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितने का है और कितने चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार वो देख के फिर कंटिन्यू करना अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि पहले आप अगर वो चैप्टर्स कर लेंगे जो सिलेबस में ही नहीं है तो उनका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, यूज़फुल है, मैथ्स की कोई भी बात गलत नहीं है, कहीं पे भी काम आ सकती है, लेकिन जो सिलेबस में नहीं है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हाँ ये सिलेबस में है, उसके रिगार्डिंग करेंगे तो प्रिपरेशन में और एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। बिफोर कंटिन्यूइंग मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। आप उसी ट्रस्ट के बिहाफ पे श्योरिटी मैं ले रही हूँ, मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। बस आपका काम है अच्छे से रिवीजन करना। तो कल वाली क्लास 3 वेक्टर्स पे क्लास हो चुकी हैं, डेफिनेशंस क्लियर होंगी तभी आगे बढ़ा जाएगा। तो पहले डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या है ये सीख के फिर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने ये होमवर्क दिया था, ये सबका आई थिंक बन गया होगा। तो ये आपका होमवर्क था, तो आपका होमवर्क ही है अभी भी, आप करना। कोई बात समझ में ना आए तो बताना, ठीक है। तो ये 11 रिमार्क है, याद करने वाली बात है, सब इम्पोर्टेंट है। द स्केलर, अभी नेक्स्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ आइदर वेक्टर एंड द प्रोजेक्शंस ऑफ अदर इन इट्स डायरेक्शन। सिर्फ ये बात ध्यान में रख लो, इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी कि स्केलर प्रोडक्ट कर रहे कि नहीं वेक्टर की, तो मॉडुलस ऑफ आइदर वेक्टर का प्रोजेक्शन हो जाता है। और जो अगले वाला रिमार्क है वो इम्पोर्टेंट है। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे डिफाइंड होगा? ए ऑन बी है तो ए डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अपॉन में बी मैग्नीट्यूड किसका है? बी के ऊपर है, इसलिए नीचे बी आया है। बी के ऊपर था इसलिए बी यूनिट वेक्टर भी आएगा। सो बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो एक ही यूनिट वेक्टर हो गया क्योंकि ये उसी के ऊपर निकालना है वेक्टर प्रोजेक्शन। एन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोजेक्शंस ऑफ ए एन ऑन बी बाय किससे? यूनिट वेक्टर अलोंग बी है ना, यही बताया था मैंने। यूनिट वेक्टर अलोंग बी के निकालेंगे दोनों की, जो जिन के ऊपर निकालना है उनका ए डॉट बी करो, जिसके ऊपर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और साथ में उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लो। इन्होंने यूनिट वेक्टर को खोल के लिख दिया। कैसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर? बी कैप होगा इसके इक्वल, मतलब ये वाली जो चीज़ है ब्रैकेट के बाहर वाली, ये बी कैप है। मैंने अच्छे से बताया था यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, तो पहले वो वीडियो देख लोगे। कंटिन्यू में 3 वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स करके स्पीड अपनी देख लेना। तो उन वैल्यूज़ को सोल्व करने के बाद ए डॉट बी और बी और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अगर ये बात सिमिलरली ए पे डिफाइन होती तो बी डॉट ए वो सेम आता इनटू ए यूनिट वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, तो नीचे वाले में सिर्फ ए आ जाएगा, साइड में ए आ जाएगा, ठीक है। तो वो सेम ही, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट। एमसीक्यू में रिगार्डिंग ए या बी सी या डी कुछ भी नेमिंग करके आपसे वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या बोल रही है? आप कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। एडिशन में होती थी या नहीं होती थी, कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे याद है, आपके याद है या नहीं? कम्यूटेटिव होती थी, एसोसिएटिव होती थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करता था या नहीं करता था लाई? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एडिशन के बारे में आप बताना। यहाँ पे हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर में भी डॉट प्रोडक्ट की। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो प्रूफ है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल देते हैं ना। ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स दे रखे हैं, नॉन जीरो हैं तभी कुछ वैल्यूज होगी, जीरो वेक्टर ही होगा तो 0i + 0j + 0 के 3 डायमेंशन में एज्यूम कर लेते हैं, तो कुछ वैल्यू ही नहीं होंगी, इसलिए हमने नॉन जीरो वेक्टर उठाया। थीटा भी द एंगल बिटवीन दैम, अगर उनके बीच में थीटा है तो बाय किससे? प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये क्रॉस में क्रॉस होती है तब साइन ऑफ थीटा आता है, अब डॉट है तो कोसाइन ऑफ थीटा आएगा। याद करने का तरीका बता दिया था। जहाँ पे क्रॉस है इसका मतलब क्रॉस में सी आ रहा है तो सी को छोड़ के वाला साइन, ठीक है। डॉट है तो साइन को छोड़ दो, कोस आ जाएगा, ठीक है। याद करवा दिया फिर से। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसे ही याद रहेंगी, हम थोड़ी सी ट्रिक बना लेंगे कि हाँ भाई ऐसी बात है तो जल्दी मेमोरी में फिट हो जाएंगी, वरना ऐसे ही करते रहना, पता नहीं डॉट में क्रॉस आएगा, क्रॉस में
क्या आएगा, साइन आएगा या नहीं आएगा, तो कन्फ्यूज होते रहोगे। तो इससे अच्छा ये याद कर लो कि ए क्रॉस बी होगा तो उसमें ए बी और साइन ऑफ थीटा आएगा। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है अपने पास, अपन ने वैल्यूज पुट कर दी। ए का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल, इसे बी ए कोस थीटा भी तो लिख सकते हैं, आगे पीछे प्रोडक्ट हो सकती है, कम्यूटेटिव तो वैसे भी होती है प्रोडक्ट। तो बी डॉट ए हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, अच्छी बात सीखने को मिली। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, सेकंड प्रॉपर्टी एक सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। मतलब अगर कोई स्केलर प्रोडक्ट कर देते हैं दो वेक्टर्स की तो एसोसिएटिव बन जाती है अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। दैट इज इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड एम इज अ स्केलर, देन डिफाइन होगा कैसे, एम ऑफ ए एक का इंडिविजुअल हो जाएगा और सॉरी स्केलर के साथ अलग से आ जाएगा, और एक इंडिविजुअल अलग होके, देखो पहले ए के साथ ले लो, बी बाहर रख लो, फिर दोनों अंदर ले लो, एम बाहर रख लो, फिर ऐसे ए बाहर रख लो और एम और बी अंदर रख लो, तीनों चीज़ सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो हम थीटा किसके बीच का एंगल ले रहे हैं, ए और बी के बीच एंगल ले रहे हैं अपन थीटा। अब केस डिवाइड कर लेते हैं, क्या पता जो स्केलर है वो ज़ीरो हो, क्या पता स्केलर ज़ीरो से छोटा हो, क्या पता स्केलर ज़ीरो से बड़ा हो, है ना। अगर ज़ीरो ही हो गया तो ये तो पता ही है कि ज़ीरो डॉट कुछ भी कर लो सेम ही आना है, तो वो वाला केस आप लेंगे नहीं, है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं वेक्टर्स के साथ तो हम ज़ीरो क्यों लेंगे, अपना टाइम वेस्ट थोड़ी ना करेंगे, हमें पता ही है सीधा रूल है कि ज़ीरो की किसी भी वेक्टर के साथ या किसी भी वेक्टर्स के साथ प्रोडक्ट की जाएगी तो वो ज़ीरो ही आएगा। ये रूल थे 6 कल बताए थे, जो आपको परसों का होमवर्क दिया था, कल बता दिए गए थे कि हाँ ये ऐसे ऐसे हैं, तो उनके रिगार्डिंग तो कंटिन्यू में बने रहोगे तभी मैथ्स अच्छे से बनेगा। 100 आउट ऑफ 100 आराम से ले जा सकते हैं, कुछ नहीं है आपके मैथ में। सिंस एम इज़ पॉजिटिव तो हम दो केस डिफाइन कर लेते हैं। अब केस 3 बन सकते थे, ज़ीरो बन सकता था, ज़ीरो से बड़े बन सकते थे, ज़ीरो से छोटे बन सकते थे। ज़ीरो वाला हमें पता था रिजल्ट, तो हमने वो अप्लाई नहीं किया, हमने केस फर्स्ट ले लिया कि ज़ीरो से बड़ी है, पॉजिटिव है, जो स्केलर है, एंड सेकेंड वन केस है एम लेस देन ज़ीरो। तो आपने केस फर्स्ट लिया है, उसमें m ग्रेटर देन ज़ीरो है, सिंस m इज़ अ पॉजिटिव देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ ma विल बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ a एंड b, है ना, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो एंगल m ऑफ a एंड b इज आल्सो थीटा, कोई किसी के साथ प्रोडक्ट ही किया है तो पॉजिटिव में ही होगा, तो डायरेक्शन चेंज तो होगी नहीं। तो हमारे अकॉर्डिंग m ऑफ a डॉट b, जो लेफ्ट इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, है ना। अभी इसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड नहीं बोल सकते क्योंकि 3 पार्ट है, बट ये और ये प्रूव कर देंगे तो इनको लेफ्ट और राइट लेके चल दो। ठीक है, एम ऑफ ए डॉट ऑफ बी, एम ए के साथ अलग से कर दिया, डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट की, डॉट है कोसाइन ऑफ थीटा आ गया, इंडिविजुअल अलग अलग कर लिया, हमें पता है कि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होगा तो एम ऑफ ए डॉट बी आ गया, मतलब ये वाली चीज़ आ गई। अब इस वाली चीज़ को उठा लेते हैं, राइट हैंड साइड उठा ली और इससे प्रूव कर देंगे एम ऑफ ए डॉट बी वाला, है ना। यही रूल अप्लाई किया किसका, डॉट प्रोडक्ट का, तो ए आ गया, एम बी का मैग्नीट्यूड आ गया कोस थीटा, एम पॉजिटिव है तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, तो एम ऑफ ए डॉट बी हो गया, मतलब ये वाली चीज़ बीच वाली के दोनों आ गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा अपने पास, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही अगर वैन केस अब सेकंड भी बताया था मैंने कि m लेस देन ज़ीरो होगा, तो रिजल्ट कैन बी डिराइव्ड ऑन सिमिलर लीनियर एज केस फर्स्ट में, बस क्या फ़र्क होगा, एंगल में चेंज हो जाएगा। एंगल में चेंज क्या होगा, पाई माइनस ऑफ थीटा। हियर एम ए इज़ अ वेक्टर वोज डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ए, है ना, क्योंकि एम नेगेटिव हो गया तो एंगल बिटवीन उनके बीच में थीटा था, तो एंगल पाई से स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि कोसाइन में 0 से पाई के बीच में जाती हैं वैल्यूज़। इनकी रेंज डोमेन याद कर लेना ताकि बेनिफिशियल रहे, एक मार्क्स में आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में करवा रखा है, वो सिलेबस में नहीं है लेकिन वो काम की चीज़ है इसलिए करवा रखी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सिलेबस से डिड्यूस तो कर दी पर उनका लॉजिक नहीं लगाया। अब आप
अगले वाले चैप्टर में फंक्शंस में सब कुछ पूछ ही रहे हो तो हमें सब कुछ आना चाहिए ना। अब वहाँ पे तो नहीं बोल सकते कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ नॉट आवर ऑन सिलेबस ड्यू टू कोविड सिचुएशन, तो हमने नहीं किया है ना। वहाँ पे मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे, कोई करेगा ही नहीं। तो सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसकी कम से कम ज़्यादा नहीं तो बेसिक की जो 2-3 वीडियो हैं वो देख लो, ताकि थोड़ा थोड़ा माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ऐसी ऐसी बातें थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज, ये हो गया एम लेस देन वाला है ना, तो आपको समझ आ गया होगा। लेस देन वाले में केस चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ आएगा, माइनस आने की वजह से हमने पाई माइनस ऑफ थीटा में स्प्लिट कर दिया एंगल एम ए एंड बी के बीच का। अभी है थर्ड प्रॉपर्टी, क्या बोल रही है थर्ड प्रॉपर्टी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है, क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होती हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगर हम सिर्फ लेफ्ट पे लगा लेते हैं, उनको स्प्लिट कर देंगे, ऐसे ही राइट पे भी लगा सकते हैं, उनको स्प्लिट कर देंगे तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने लेफ्ट वाला उठाया है, राइट वाला आगे आएगा तो करवा दूंगी, लेकिन मास्टर डिग्री में इंपॉर्टेंट है तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो सीधा का सीधा आप को रिजल्ट पता ही है, ए डॉट प्रोडक्ट स्प्लिट करेंगे, पीछे रूल पढ़ा हुआ है, तो ये आप रिजल्ट देख लेना, प्रूव हो जाएगा इजीली। ठीक है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शंस निकालनी है, प्रोजेक्शंस की वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज आ जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये रिजल्ट याद कर लेना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो तो स्प्लिट ऐसे होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ इतने, लेकिन ये कई के छोटे प्रूफ हैं वो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट 2 मार्क्स में शॉर्ट में पूछ लिए जा सकते हैं, तो मैं कुछ नहीं चाहती कि कुछ स्किप हो। प्रॉपर्टी फोर्थ क्या बोल रही है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर ए है वो 0 वेक्टर हो, बी 0 वेक्टर हो और ए परपेंडिकुलर हो बी हो, तो ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब ए और बी उनके बीच में कोसाइन ऑफ थीटा वो 0 है। तो यहाँ से 3 केस बन रहे हैं, ये वाली चीज़ 0 हो जाए, ये वाली चीज़ 0 हो जाए, ये वाली चीज़ 0 हो जाए, तभी 0 आएगा ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो कुछ लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज ही 0 होंगी, तभी तो अपने पास 0 आएगा राइट हैंड में, राइट हैंड साइड में। तो आइदर दिस वन 0 एंड दिस वन 0। ए का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा तो ए वेक्टर 0 हो जाएगा, ए वेक्टर 0 हो जाएगा तो ये नल वेक्टर बन गया या वॉइड वेक्टर बन गया, ऐसे ही बी 0 हो जाएगा। अब ये थीटा आ गया, कोस ऑफ थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, कोस ऑफ 0 1 होता है ना, कोस ऑफ 0 डिग्री। सो कोस ऑफ π/2 है, 90 डिग्री का एंगल है तो 0 पे डिफाइन होगा, कोस ऑफ π/2 0 होता है। तो ये दोनों हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो ये तीनों की तीनों बात प्रूव हो गई। इजी सा था रिजल्ट। अभी करते हैं कंटिन्यू। कन्वर्स में देखो, अगर ये तीनों चीज़ें अपने पास हैं, मतलब ए 0 वेक्टर है, बी 0 वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा अपने पास, ए डॉट बी 0 हो जाएगा। अगर ए डॉट बी 0 हो गया तो इसका मतलब ये वाली चीज़ तो होएगी सेटिस्फाई। अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा π/2 हो जाएगा, तो थीटा π/2 हो गया तो इसका मतलब ए डॉट बी कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो तीनों की तीनों चीज़ कंडीशंस फिर से सेटिस्फाई। एनालिटिक फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सिर्फ क्या काम करना है, 2 वेक्टर उठाने, उनकी प्रोडक्ट करनी है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में ये तो डायरेक्ट एग्जांपल दे दिया, लेकिन 2 वेक्टर्स की प्रोडक्ट पूछी जाएगी। तो क्या करना है, जो आई के साथ है, आई वाला उनकी प्रोडक्ट करवा दो, आई और जे के साथ जो प्रोडक्ट होगी वो नेचुरली 0 बन जाएगी। ठीक है, देखो जैसे ये इसकी और इनके साथ करनी है, मतलब ए वेक्टर मैंने a1 आई प्लस a2 जे प्लस ऑफ a3 के कैप लिया, एंड बी है वो कुछ इस तरह का है, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवानी थी तो हमने डॉट प्रोडक्ट करवा दी। अब ये रूल कल वाली क्लास का जो होमवर्क दिया था उसमें अच्छे से बताया था, और उसमें रूल है 13 वाला लास्ट का, कि आई डॉट आई खुद के साथ अगर कोई भी प्लेन पे है तो वो 1 बन जाता है। देखो ये रहा, आई डॉट आई करेंगे तो 1, जे डॉट जे करेंगे तो 1, के डॉट के करेंगे 1, मतलब खुद के साथ है, मैं मेरी ही रिफ्लेक्सिव इमेज के साथ, मतलब मेरी ही इमेज के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ, तो आंसर विल बी 1। अगर मैं किसी और के साथ गई तो मेरा आंसर हो जाएगा 0। देखो आई की जे के साथ की, जे की किसी और के साथ की तो 0, किसी और के साथ किसी की भी करोगे तो 0 आ जाएगा। तो अब इनकी खुद के साथ ही कर दो, तो a1 b1 हो गया, a2 b2 हो गया, a3 b3 हो गया। अगले वाले की करोगे तो वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से यही रिजल्ट आ गया है ना, इम्पोर्टेंट है रिजल्ट, क्योंकि आगे आ सकता है।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हमें वेक्टर्स की डेफिनेशन पता है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें सिर्फ क्या निकालना आता है, डॉट प्रोडक्ट ही निकालनी आती है। तो एक डॉट प्रोडक्ट है और एक अपन ने जो वेक्टर्स के बीच में क्या निकाला था, अभी एनालिटिक फॉर्म निकाली थी, तो वो पुट कर लेते हैं। दोनों लेने के बाद अपने पास कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू ही चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ A1 B1 C1, मतलब A1 B1 A2 सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 की टर्म्स में। तो ए का मैग्नीट्यूड जो भी वैल्यूज़ हैं A1 B1 ऐसे ही पुट कर दी। ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ऐसे ही B का हुआ है तो कोसाइन की वैल्यू पुट कर देना। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा पूछा जाएगा, तो आप याद कर लो, मैंने सिखा भी दिया है कैसे आएगा। रिमार्क में बोल रहा है इफ A इज पैरेलल टू B देन देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट A इज इक्वल टू लैम्डा B। तो ये जो स्केलर आया है उसकी वैल्यूज क्या होंगी, तो उसकी वैल्यू A अपॉन में दिस B हो जाएगी वेक्टर, और वेक्टर्स के अलग अलग के साथ स्प्लिट कर दो, A1i प्लस ऑफ A2j प्लस ऑफ A3 के साथ, और ऐसे B1i B2j प्लस ऑफ B3 के स्प्लिट करने के बाद आंसर आ गया। अगर परपेंडिकुलर होंगे थीटा 90 हो जाएगा, है ना, थीटा 90 हो जाएगा तो A डॉट B बच गया सीधा, और A डॉट B की वैल्यू जो भी होगी वो 0 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, कोस 90 क्या होता है बताना, 0। इस वजह से A डॉट B की जो भी वैल्यू आएंगी, A डॉट B की तरफ एक साइड से अपने पास ये रिजल्ट आ गया, कोसाइन ऑफ 90 की वजह से ये 0 बन गया, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी अगर A और B परपेंडिकुलर हो। आई होप सबको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, सारे के सारे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। 100 आउट ऑफ 100 आराम से आएंगे, बस आप अच्छे से रिवीजन करोगे तो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे। 10th का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है चैनल पर, कोई भी लिंक में है तो उसको बता दे कि वो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे, ताकि जैसे गवर्नमेंट ने मुझे सिलेक्ट किया हुआ है आपको भी सिलेक्ट करे, आपको भी स्कॉलरशिप फेलोशिप मिले आगे तक, ताकि आपकी भी फैमिली को सपोर्ट मिले और आपके ऊपर भी एक प्रेशर ना रहे कि हाँ भी घर वालों की ज़्यादा अमाउंट लग रही है, क्योंकि बाहर रह के पढ़ना इतनी छोटी सी बात नहीं होती, खर्चा लगता है, सबका लगता है, बट उसके साथ बेनिफिशियल ये है कि अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने के साथ अपने को गवर्नमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एंड बहुत सारी गाइडलाइंस भी दे रही है कि साइंस को आप आगे कैसे प्रोसीड करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। मिलते हैं, ओके बाय।